सुप्रभात बच्चों। आज हम आपकी पाठ्यपुस्तक हिंदी व्याकरण के पाठ संख्या 6 को पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है उपसर्ग। इस शीर्षक के अंतर्गत हम यह जानेंगे कि उपसर्ग किसे कहते हैं तथा इसका प्रयोग किस प्रकार से होता है, इसका उपयोग क्या है तथा इसके कितने भेद और प्रभेद हैं। उपसर्ग की परिभाषा। शब्दों के अर्थवान लघुत्तम अंश जो शब्द के शुरू में लगकर नए शब्द की रचना करते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। इसका अर्थ है कि उपसर्ग स्वयं शब्द नहीं होता, बल्कि शब्द का एक छोटा सा रूप होता है, परंतु उस रूप का भी एक अलग अर्थ होता है, जिसके कारण वह किसी भी शब्द के प्रारंभ में लगकर उस शब्द के अर्थ को भी बदल देता है। जैसे वि धन शेष। शेष का अर्थ होता है बचा हुआ और वि का अर्थ होता है विशिष्ट। वि उपसर्ग जो है विशिष्टता या भिन्नता का भाव उत्पन्न करता है, और जब वि उपसर्ग शेष शब्द के साथ मिल जाता है तो विशेष बना देता है। अभी तक हमने शेष का अर्थ जाना बचा हुआ या खाली, और वि उपसर्ग का अर्थ है विशिष्ट, और जब वि उपसर्ग शेष शब्द के साथ मिल जाता है तो विशेष बनाता है, और विशेष का अर्थ परिवर्तित होके हो जाता है असाधारण। उसी प्रकार उप धनवंतरी। उप एक उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है निकट या छोटा, और मंत्री आप जानते ही हैं जो मंत्रालय का कार्यभार संभालता हो। और जब मंत्री शब्द में उप उपसर्ग लग गया तो इससे एक नया शब्द बना जिसे कहते हैं उपमंत्री। इसका अर्थ होता है छोटा मंत्री जो मंत्री के नीचे कार्य करता हो। तो ये थी उपसर्ग की परिभाषा और उपसर्ग के कार्य। अब आगे हम जानेंगे कि उपसर्ग के प्रयोग करते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। पहला, उपसर्ग शब्द नहीं है बल्कि शब्द के छोटे छोटे खंड हैं। शब्दों की तरह यह भी अर्थवान इकाई है। इसका अर्थ है कि जिस प्रकार शब्दों का कोई अर्थ होता है उसी प्रकार उपसर्गों का भी अर्थ होता है। भले ही यह शब्द के छोटे से अंश हों, पर इनका भी अर्थ होता है। तीसरा, उपसर्ग शब्दों की तरह स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं हो सकता। इसका अर्थ है कि यह शब्दों का छोटा सा अंश है, और भले ही इसका कोई न कोई अर्थ हो, परंतु यह अर्थ तब दिखाई देता है जब यह किसी शब्द के साथ जुड़ जाता है। अगर यह शब्द के साथ बिना जुड़े लिखा जाए तो इसका अर्थ स्पष्ट नहीं होता। चौथा, उपसर्ग हमेशा किसी मूल शब्द के प्रारंभ में लगाकर एक नया शब्द बनाते हैं। उपसर्ग का यही काम है कि किसी भी शब्द के प्रारंभ में लग जाता है और उससे एक नया शब्द बनाता है जिसका अर्थ भी नया होता है। अब हम पढ़ेंगे उपसर्ग के भेद के बारे में। पिछली कक्षा में जब हम शब्द के भेदों की चर्चा कर रहे थे तो हमने शब्दों की उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के भेद बताए थे, जिनमें पहला भेद था तत्सम, दूसरा था तद्भव, तीसरा था आगत या विदेशी, और चौथा था देशी। इसी प्रकार उत्पत्ति के आधार पर उपसर्ग के भी 3 भेद हैं। पहला तत्सम उपसर्ग, दूसरा तद्भव उपसर्ग, तीसरा आगत या विदेशी उपसर्ग। तो हम पहला उपसर्ग पढ़ेंगे, तत्सम उपसर्ग। हिंदी में अनेक उपसर्ग अपने मूल शब्दों के साथ संस्कृत से आ गए हैं, और हिंदी के तत्सम शब्दों के आरंभ में संस्कृत की ही भांति प्रयुक्त होते हैं। इन उपसर्गों को तत्सम उपसर्ग कहा जाता है। नीचे कुछ प्रमुख तत्सम उपसर्ग, उनके अर्थ और उनसे बनने वाले शब्दों का उदाहरण दिया गया है। जैसे अति
एक उपसर्ग है जो कि संस्कृत का उपसर्ग है। इसका अर्थ होता है अधिक, और जब यह रिक्त के पहले लग गया अति, तो उसका पूरा अर्थ बदल दिया। इसी प्रकार अत्यंत, अत्यधिक, अत्याचार, ये सभी अति उपसर्ग से मिलकर बने हैं। अनु का अर्थ होता है पीछे, अभि का अर्थ होता है सामने, आ का अर्थ होता है तक, उत का अर्थ होता है ऊपर, उप का अर्थ होता है निकट या छोटा। अभी हमने पढ़ा था उपमंत्री, तो उसमें उप उपसर्ग प्रयोग हुआ था जो कि संस्कृत का उपसर्ग है। निस निर का रहित या निषेध, नि का नीचे या निषेध, परि का चारों ओर, प्र का अधिक। तो ये थे संस्कृत के उपसर्ग जो किसी भी शब्द के आगे लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं। अब हम चलेंगे दूसरे भेद की तरफ जो है तद्भव। तद्भव उपसर्ग मूलतः तत्सम उपसर्गों या संस्कृत के उपसर्गों में से ही विकसित हुए हैं। इन्हीं को हिंदी उपसर्ग भी कहा जाता है। कुछ प्रमुख तद्भव उपसर्ग इस प्रकार हैं। जैसे तद्भव शब्द होते हैं, जैसे हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था तद्भव शब्दों के बारे में, ये संस्कृत से विकसित हुए। वे स्वयं संस्कृत नहीं है बल्कि संस्कृत से विकसित होकर नए शब्द बने हैं। उसी प्रकार ये उपसर्ग भी संस्कृत के उपसर्गों से विकसित होकर हिंदी में आए हैं। इस प्रकार के उपसर्गों को तद्भव उपसर्ग कहेंगे। जैसे अ, औ, नि, पर, स, अंत, कुं, चौ। अ का अर्थ होता है रहित। अ एक हिंदू उपसर्ग है जो किसी भी शब्द के पहले लग जाता है तो उसमें नकारात्मक भाव उत्पन्न कर देता है। जैसे पढ़ का अर्थ होता है पढ़ा हुआ, अब उसमें अन लग जाएगा तो इसका अर्थ हो जाएगा जो पढ़ा लिखा न हो। अ उपसर्ग का अर्थ होता है हीनता, नि उपसर्ग का होता है रहित, पर का अर्थ होता है दूसरी पीढ़ी के अर्थ में, स का अर्थ होता है अच्छा। इस प्रकार ये सभी तद्भव के उपसर्ग थे जो किसी भी शब्द के प्रारंभ में लगकर उसके अर्थों को बदल देते हैं। अब तीसरा भेद है आगत या विदेशी उपसर्ग। जो उपसर्ग विदेशी भाषाओं से हिंदी में आ गए हैं उन्हें आगत या विदेशी उपसर्ग कहते हैं। कुछ प्रमुख आगत विदेशी उपसर्ग इस प्रकार से, जैसे ब एक विदेशी उपसर्ग है जो किसी भी शब्द के आगे लग जाता है तो उसके अर्थ को बदल देता है। ब का अर्थ होता है के साथ, बा का अर्थ होता है साथ में, बे का अर्थ होता है बिना, कम का अर्थ होता है थोड़ा, दर का अर्थ होता है में, हर का अर्थ होता है प्रत्येक, गैर का अर्थ होता है भिन्न, ना का अर्थ होता है नहीं। तो ये सब विदेशी उपसर्ग हैं जो विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आ गए, और यह जब किसी शब्द के आगे लगते हैं तो अपने अर्थ के हिसाब से उस शब्द के अर्थ को बदल देते हैं। ये तो हो गई उपसर्ग के भेदों की बात। अब यह प्रश्न उठता है कि हम किसी शब्द में उपसर्ग लगा है या नहीं, इसके बारे में कैसे पता लगाएंगे। तो इसका एक तरीका है। सबसे पहले हमें जिस शब्द में उपसर्ग का पता लगाना है, हमें उस शब्द में से मूल शब्द को अलग कर लेना होगा। मूल शब्द वे शब्द होते हैं जिनका कोई निश्चित अर्थ होता है तथा जिनको किसी अन्य शब्द में तोड़ा नहीं जा सकता। इस प्रकार प्रारंभ में जो शेष बचा हुआ शब्दांश होता है वह उपसर्ग कहलाता है। इसका अर्थ है पहले तो हमें जिस शब्द में उपसर्ग का पता लगाना है उस शब्द में देखना है कि क्या कोई मूल शब्द ऐसा है जिसको हम उस शब्द से अलग कर सकते हैं और जिसका कोई निश्चित अर्थ हो। फिर उसके बाद उस शब्द के प्रारंभ में
जो शब्द का छोटा सा अंश शेष बचता है उसी को उपसर्ग कहते हैं। जैसे हमें अनपढ़ में उपसर्ग का पता लगाना है तो पहले हमें इसमें एक ऐसा मूल शब्द ढूंढना होगा जिसका कोई निश्चित अर्थ हो। तो इसमें से एक मूल शब्द निकल के आता है बाहर, जो कि है पढ़। पढ़ने का पढ़ एक मूल शब्द है जिसका एक निश्चित अर्थ है, और इस प्रकार इसके पहले जो बचा हुआ शब्द का अंश है वो है अन। अन का कोई स्वतंत्र रूप से अर्थ नहीं है। जब यह पढ़ के साथ जुड़ता है तभी अपने अर्थ को प्रकट करता है। अगर इसे पढ़ से अलग कर दिया जाए तो इसका कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं दिखता। इसलिए अन एक उपसर्ग होगा और पढ़ एक मूल शब्द होगा, और इस प्रकार जब अन उपसर्ग पढ़ से मिल गया तो नया शब्द बना अनपढ़। इस प्रकार उपसर्ग को मूल शब्द से अलग करके उपसर्ग का पता लगाया जा सकता है। अभी तक हमने पढ़ा उपसर्ग किसे कहते हैं, उपसर्ग कितने प्रकार के हैं, उपसर्गों का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है, तथा किसी शब्द से उपसर्ग को किस प्रकार से अलग किया जाता है। और अब हम चलेंगे अभ्यास की तरफ। अभ्यास का प्रश्न संख्या 1 और 2 आपको खुद से करना है कॉपी पे। प्रश्न संख्या 3 किताब में करना है, जिसका पहला वाक्य है, इसमें जो वाक्य सही है उसके सामने सही का, जो वाक्य गलत है उसके सामने गलत का निशान लगाना है। तो पहला वाक्य है, हिंदी के अंत में लगने वाले शब्दांशों को उपसर्ग कहते हैं। तो यह गलत होगा, क्योंकि हमने उपसर्ग की परिभाषा में पढ़ा है कि उपसर्ग प्रत्येक दशा में किसी भी शब्द के प्रारंभ में लगते हैं। दूसरा वाक्य है, उपसर्गों का प्रयोग भाषा में स्वतंत्र शब्दों की तरह किया जा सकता है। तो यह भी गलत होगा, क्योंकि हमने उपसर्ग के अंतर्गत पढ़ा है कि उपसर्ग शब्दों का अंश होता है और इसका एक अर्थ भी होता है। फिर भी इसका अर्थ तब तक नहीं दृष्टिगत होता जब तक यह किसी शब्द के आगे न लग जाए। इसलिए इसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता। तो यह वाक्य भी गलत होगा। तीसरा वाक्य है, उपसर्ग भाषा की बद्ध इकाई है। तो यह सही होगा, क्योंकि उपसर्ग को किसी शब्द के साथ जुड़ने के बाद ही एक नया शब्द बनाने के बाद उसका उपयोग निश्चित होता है, इसलिए यह सही होगा। चौथा है, संस्कृत से हिंदी में आए उपसर्ग को ही आगत उपसर्ग कहते हैं। तो यह गलत होगा, क्योंकि आगत उपसर्ग उन उपसर्गों को कहते हैं जो विदेशी भाषा से हमारी भाषा में आ गए हों, और संस्कृत तो हमारी भाषा है। पांचवा, तद्भव उपसर्गों को ही हिंदी के उपसर्ग कहते हैं। ये सही होगा, क्योंकि तद्भव उपसर्ग ही हिंदी के उपसर्ग भी कहे जाते हैं। प्रश्न संख्या 4, इसको आपको अपनी कॉपी पे करना है खुद से। प्रश्न संख्या 5, ये आपको किताब में करना है। प्रश्न संख्या 6, प्रत्येक उपसर्ग के 2-2 शब्द बनाइए। ये भी आपको कॉपी में करना है खुद से।